हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो सेकंड चैप्टर था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उनका ही और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो आप लोगों को एजम्पशंस और प्रिंसिपल बताया गया था और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर है क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि इसके पहले मैंने आप लोगों को गैप पढ़ाया था, GAAP गैप। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब अकाउंटिंग बनाने के लिए अकाउंटेंट को जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने रहते थे वो हमारे जो फॉलो करने रहते थे उन्हीं को ही वो अकाउंटेंट जो है वो फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन पर्पस क्या हुआ कि हर बिजनेसमैन, हर अकाउंटेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे और अपना एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसमें क्या हो जा रहा था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही थी, एक समानता नहीं आ पा रहा था। हर कोई अपना अलग अलग तरीके का अकाउंट बनाता था और हम उसको एक समान मैच नहीं कर पाते थे। हर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, मैनेजर या फिर कहीं का जो भी इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति होता है वो सब अपने अपने तौर तरीके से क्या कर रहे थे, अकाउंट बना रहे थे। लेकिन उसे कोई रिलायबल यानी विश्वसनीय और सही ढंग का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। कंपेरेबल मेन होता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका मेन उद्देश्य हो जाता है कंपेयर करना। और यहाँ पर अकाउंटेंट, मान लीजिए किसी ए नाम की कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसने किसी अलग तरीके से ट्रांजैक्शन किया है और बी नाम की कंपनी जो है उसने किसी अलग तरीके से किया, तो ए और बी दोनों जब अपना अकाउंट मैनेज करने जाते हैं तो कई तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसके मैच नहीं होते हैं। हमने पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी बताया था। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को निपटाने के लिए या उन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन स्टेटमेंट है, ये लिखित रूप में है और इसमें हम पूरे यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, एक समान होना चाहिए, ताकि अकाउंटेंट जो होता है वो जो भी एक ही टाइम पर रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी करता है या कंपैरिजन करता है तो उसे वही रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो उसको बनाए और उन्हें फॉलो करें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, हम पढ़े हैं कन्वेंशंस वगैरह कि कई तरह की प्रथाएं और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट चलता है, हैव बीन डेवलप एंड एक्सेप्टेड। और ये सारे जो डेवलप किए गए थे जो गैप के अकॉर्डिंग यानी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स हमने फॉलो किया था अकाउंट को डेवलप करने के लिए, उसमें जो भिन्नताएं या डिफरेंसेस आए उनको दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, ताकि एक स्टैंडर्ड हम फिक्स कर सके जिसको हर अकाउंटेंट फॉलो करे। ठीक है ना। और ये किस तरह से हुआ ये देख लेते हैं। सबसे पहला है IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये लंदन से था और जून 1973 में इसका सेटअप किया गया था। इनको सेटअप करने का मेन पर्पस यही था कि हमारे अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है या अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है उसमें यूनिफॉर्मिटी बन सके, एक समानता आना चाहिए। अब क्या हुआ, यही जो IASC है इसी का नाम चेंज करके IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया 1 अप्रैल 2001 में। क्लियर हुआ। आप पहले ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटेंट को कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बैठाई गई 1973 में, फिर उसी का नाम चेंज करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया। ठीक है ना। तो इनका मेन पर्पस यही था कि जो हमारी अकाउंटिंग हो रही है उन अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को हम क्या कर सके, एक समान कर सके। ठीक है ना। अब ये तो आपका इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन लेवल पर इन दोनों को जिम्मेदारी दिया कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे अकाउंटेंसी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सेम होने चाहिए। और फिर भारत में इन इंडिया हमने ये काम किसको सौंपा गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI, जो ये आपका एपेक्स बॉडी है, सबसे अच्छा मतलब सर्वोत्तम हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सर्वोत्तम बॉडी है, उसको हमने ये काम सौंपा कि आप इन सारी चीज़ों को देखिए कि रूल्स रेगुलेशन किस तरह से होना चाहिए ताकि अकाउंटेंट यानी जो भी बनाया जाए बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें डिफरेंसेस ना आ पाए। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया थे इन्होंने फिर ये काम किसको सौंपा, ASB
यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये सेटअप किया गया 21 अप्रैल 1977 में। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए कि ये जो दोनों थे, इन दोनों का काम इंटरनेशनल लेवल पर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, और इनकी जिम्मेदारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ASB था, इनका काम था कि ये इंडिया में अपना रूल्स रेगुलेशंस जो है उसको सही ढंग से बने, मतलब अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल यानी ग्लोबलाइजेशन लेवल पे थे, और इनका जिम्मेदारी था कि ये इंडिया में इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, तो फिर से हम इसको एक बार रिकॉल कर लें कि ये जो IASC था, इनका ही नाम बदल करके IASB कर दिया गया। ठीक है, ये 73 में सेटअप था, ये 2001 1 अप्रैल में कर लिया गया। फिर इन लोगों ने ही भारत में ये जिम्मेदारी किसे दे दिया, ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को दिया, और ये जो चार्टर अकाउंटेंट है, इन्होंने ये काम किसको सौंपा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सौंपा कि भैया हमारे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी अकाउंटेंट जो है उनकी लीगली जो भी वर्क करेंगे वो एक समान होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी हम करेंगे वो समान होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है ना, तो ये दोनों है, ये इंटरनेशनल लेवल यानी विदेशियों के उधर पे रहा, और ये भारत की जिम्मेदारी पर रहा, ताकि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए ही बनाया गया ताकि किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी एंटरप्रेन्योर के बीच में मतभेद या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लियर ना हो सके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद इसकी हम यूटिलिटी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की उपयोगिता क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या फायदा होने वाला है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाने से। फर्स्ट है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, आपको बार बार इस वर्ड को बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी जो है पूरा लेखा जोखा करने के बाद लास्ट में जब अपना बैलेंस शीट बनाती है, लायबिलिटी और एसेट्स टैली करती है, उस समय को हम बैलेंस करती है, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो पहला है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में सिमिलरिटीज रहे, चाहे कहीं की भी हो और किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। क्लियर। सेकेंड है एस्टैब्लिशेस ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सत्यता और विश्वसनीयता दोनों बनी रहे। हर व्यक्ति को ये रहे कि हाँ भाई ये पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ, सत्यता के साथ और विश्वसनीयता के साथ बनाया गया है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रूल्स था वो ईच एंड एवरी वन फॉर इक्वल, हर किसी के लिए वो एक समान था। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी ने कोई दूसरा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट बना लिया और अगला, तो यही चीज को दूर करने के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वर्क किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। ये जो है ये इंटरप्रेनर होते हैं, जो मालिक, हम इसको क्या कहते हैं, ऑनर भी कहते हैं या रिस्क बियरर भी कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, जो जोखिम को वहन करता है, जो कंपनी में स्टार्ट करता है, जोखिम वहन करता है, उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो हितग्राही होते हैं, ये जो है इनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी समस्याएं, मनमुटाव, टकराव, ये सारी जो समस्याएं हैं ये दूर किया जा सके, उनके साथ इस तरह से कोई समस्याएं न आए। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। आपके कंपनी में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फ्रॉड वाला वर्क भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए इक्वल था, तो इसमें आप फ्रॉड केस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है दिस गिव गाइडलाइंस टू ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटर्स मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अकाउंट को देखता है, जांच करता है, उसे हम ऑडिटर कहते हैं। ठीक है ना। तो इस ऑडिटर को भी जब कंपनी के अकाउंट की ऑडिटिंग करता है, देखते हैं, तो उसमें भी उन्हें किसी तरीके का समस्या ना आए, उसको पूरी तरह से गाइडलाइंस यानी गाइडलाइंस जो है वो उनको मिलता रहे।
क्लियर। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक सिंपल शब्द में आप यही समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन पर्पस हमारा यही हुआ कि ये सारी कंपनियों में यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता लाने के लिए, कंपेरेबिलिटी मतलब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए, रिलायबल यानी विश्वसनीय हो, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब नहीं बना था तो हर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे थे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के बाद सारे पूरे ग्लोबलाइजेशन हर जगह पर एक समान का ही रूल्स रेगुलेशन बनाया गया, और ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल लेवल पर IASC को, जो कि IASB है, और उसके बाद भारत में ICA जिसने अपना काम ASB को सौंपा है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।